तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे थ्रेड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। मैंने यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट आपको बताया था। और वहीं अगर अपन बात करें अब आज के सेशन में हमें और क्या करना था, तो इसी के सेकेंड पार्ट पर हमें यहाँ पर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन को हम क्लासीफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं दो तरीके से, एक थ्रेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन और दूसरा था आपके पास में एक इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, जिसके अंदर मैंने वेट, नोटिफाई और नोटिफाई ऑल नाम के मेथड के बारे में आपको बताया था, राइट। तो चलते अपन यहाँ पर एग्जाम्पल फ्रेम कर देखते हैं इसमें कि इसका एग्जाम्पल कैसा बनेगा, और उसके बाद में फिर एक और टॉपिक रहेगा आपके डेडलॉक का, है ना। फिर उसके बाद में ये थ्रेड का कंसेप्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर एक नया एग्जाम्पल फ्रेम कर लेता हूँ। तो नए एग्जाम्पल को फ्रेम करने के लिए मैंने यहाँ पर इसे सेव एज किया एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट थ्रेड डेमो 14, राइट। अब थ्रेड डेमो 14 पर अपन यहाँ पर आ गए, ये सब कुछ मैंने हटा दिया, मैंने लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल showing the concept of inter-thread communication, राइट। अब मैं यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर आकर मैं करूँगा क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पे थ्रेड डेमो 14, राइट। थ्रेड डेमो 14 लिखा, यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग ARGS। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, है ना, या अब इसमें हमें करना क्या है, तो अब इसमें अगर हम बात करें तो हम एक क्लास क्रिएट कर लेते सिंपली कस्टमर नाम से। मैंने कस्टमर नाम से क्लास क्रिएट करिए। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर आने के बाद में सिंपली क्या करूँगा, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कस्टमर नाम की क्लास का क्या क्रिएट कर लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक। और कस्टमर नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मैंने इसके अंदर क्या कर दिया है, यहाँ पे 10,000 रुपीज़ पास कर दिया। इससे होगा क्या, मैंने यहाँ पे कर दिया है कस्टमर, यहाँ पर आकर हम क्या कर लेंगे, इंट बेल, बोले तो बैलेंस, और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली लिख लिया है इंट बैलेंस। और यहाँ आकर मैं क्या मेंशन कर दूंगा, तो मैं लिखूंगा दिस डॉट बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, है ना। मैंने क्या करना है यहाँ पर, सिंपली कस्टमर 10,000 मैंने पास किए, तो वो कंस्ट्रक्टर में जाएगा और वो बैलेंस वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें हमें अब करना क्या है यहाँ पर, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ वेरिएशंस बताए थे, है ना, कि कैसे हम यहाँ पे थ्रेड का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कैसे क्या फंक्शनलिटी हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और क्या बाकी की चीजें इंप्लीमेंट होगी। तो अगर मुझे ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर अगर देखना है तो मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा न्यू थ्रेड, ठीक है। और न्यू थ्रेड के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो न्यू थ्रेड के बाद में अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में मैंने यहाँ पर इससे क्या क्रिएट कर लिया है, तो न्यू थ्रेड, और ऐसा मैंने लिखा तो एनोनिमस क्लास क्रिएट होगी, जिससे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनेगा ना यहाँ पर, है ना। और फिर उससे अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो उससे अपन यहाँ पर स्टार्ट नाम की मेथड को कॉल कर देंगे। और स्टार्ट नाम की मेथड को अगर मैं कॉल करूंगा, तो अब स्टार्ट नाम की मेथड को अगर आप कॉल करते हैं तो रन नाम की मेथड चलती है, और अगर रन नाम की मेथड चलती है तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है, तो आपने लिख दिया है @override, और @override के बाद में आपने सिंपली लिख दिया है पब्लिक वॉइड रन। और अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर इसके अंदर आकर आपने क्या करा है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आकर आप सबसे पहले COBJ कस्टमर का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और इससे आप यहाँ पे विथड्रॉ नाम की मेथड को कॉल करेंगे, और इसके अंदर आप कितना पास कर देंगे, तो आपने यहाँ पे पास कर दिया 12,000। क्लियर है क्या। अब अगर आपने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा, तो अब इससे क्या होगा, कंट्रोल आएगा यहाँ पर ऊपर, अब ऊपर आएगा तो आपको यहाँ पे विड्रॉ नाम की मेथड को बनाने की रिक्वायरमेंट है, तो यू सिंपली नीड टू राइट वॉइड, वॉइड में आपने क्या लिखा है, यहाँ पे विथड्रॉ, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, विड्रॉ अमाउंट, और विड्रॉ अमाउंट के बाद में अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में होगा क्या, तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और प्रिंट एल में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो मैंने लिख दिया है विथड्रॉइंग मनी, है ना। मैंने यहाँ पे मैसेज लिख दिया है ना, या अपन ऐसे लिख देते कम टू विड्रॉ मनी, या कम्स टू विड्रॉइंग मनी, है ना। अब यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है इफ में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने लिखा है विड्रॉवल अमाउंट अगर ज्यादा होता है किससे, आपके बैलेंस से, तो अब उस केस में हमें क्या करना है, तो अब उस केस की अगर अपन बात करें, तो उस केस में अपन यहाँ पर सिंपली ऐसा बोल सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और प्रिंट एल में आप क्या कर दोगे, तो आप यहाँ पे बोल दोगे लो बैलेंस वेटिंग, है ना,
है ना, फॉर डिपोजिशन ऑफ अमाउंट। मतलब क्या कि आप जब आप विड्रॉ करवाने गए तो वहां पर आपने क्या देखा, कम्स टू विड्रॉइंग मनी, है ना, कम्स टू विड्रॉ मनी, यहाँ पर अपन ने ऐसा कुछ लिख दिया। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे नेक्स्ट लाइन में, तो आपने देखा कि जैसे ही विड्रॉ अमाउंट अगर ज्यादा होता है किससे, आपके बैलेंस से, तो आप क्या बोल देंगे, लो बैलेंस वेटिंग फॉर डिपोजिशन ऑफ अमाउंट। और उसके बाद में आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आकर, जब यहाँ पर आने के बाद में आप सिंपली लिख देंगे क्या, वेट। और अब अगर आपने यहाँ पे वेट लिख दिया है तो वेट को आपको किस में लिखना पड़ेगा, ट्राई केस में लिखना पड़ेगा आपको। मैंने इसे कट किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है ट्राई। ट्राई के बाद में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया है यहाँ पर वेट। और उसके बाद में यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कैच। कैच में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, अब यहाँ पर एक्सेप्शन आएगी तो अपन क्या लिखेंगे, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, क्योंकि थ्रेड से एक्सेप्शन जनरेट होने वाली है ना। तो मैंने लिख दिया इंटरप्टेड एक्सेप्शन, मैंने लिख दिया ई। अपन यहाँ पर आ गए और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दिया है, ई। क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। अब ऐसा लिखने के बाद में अगर अपन बात करें होगा क्या, तो वो वेट आपने लिखा है तो वो वेटिंग कंडीशन पे चले जाएगा, है ना। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यहाँ पर आपने एल्स में आके क्या लिख के रखा हुआ है, तो एल्स में आपने लिख के रखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, बैलेंस। ठीक है। और अपन अगर बात करें तो यहाँ पर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे को तो जैसे इफ में अगर वेट पे चले गया तो आगे तो चलेगा नहीं, और जब वेट पे नहीं जाएगा तो आगे का कोड चल जाएगा। तो विदाउट एल्स भी अपन यहाँ पे डायरेक्टली इसको ऐसा मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बैलेंस प्लस मैंने लिख दिया है बेल। यहाँ पर आकर मैंने इसे कॉपी किया, मैंने पेस्ट किया, मैंने यहाँ पे लिखा है कितना, मैंने लिखा है विड्रॉवल अमाउंट। और फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दूंगा, माइनस विड्रॉवल अमाउंट। मैंने यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा है क्या, यहाँ तो सही लिखा था बैलेंस, यहाँ पे मैंने लिख दिया है विड्रॉवल अमाउंट। क्लियर है? अब अगर अपन बात करें इससे होगा क्या, तो अब एक चीज ये याद रखना, जैसे अगर इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो कि आप कहीं और रहते हैं, है ना, आपके पेरेंट्स कहीं और रहते हैं, राइट। आपके पास में एटीएम कार्ड है और उनके पास में चेक बुक है, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि आप एटीएम गए मनी को विड्रॉ करने, वो भी किसी पर्पस के थ्रू बैंक गए, है ना, मनी को विड्रॉ करने। अब चेक में तो आई थिंक टाइम लगता है कि यार आज चेक लगा है तो एक दिन बाद, 2 दिन बाद या ऐसा कुछ होगा, या फिर अगर अमाउंट निकालना है आपको, है ना, तो जो भी है XYZ। तो ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि एट द सेम टाइम आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल 5000 थे, और एट द सेम टाइम ऐसा हुआ कि दोनों की रिक्वेस्ट साथ में गई। अब जैसे ही दोनों की रिक्वेस्ट गई, है ना, और जब तक प्रोसेसिंग हो रही है ना, मतलब ऐसा है कि जैसे आपने रिक्वेस्ट भेजी, है ना, फिर वो प्रोसेसिंग होगी, तो प्रोसेसिंग में कुछ तो टाइम लगेगा, है ना, कुछ सेकंड्स तो लगेंगे। उधर से उनकी भी रिक्वेस्ट गई, उनकी प्रोसेसिंग में भी कुछ सेकंड्स लगेंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि आपने भी 5000 को विड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट करी है, उन्होंने भी 5000 को विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट करी है, तो इन दोनों के बीच में ही यहाँ पर टाइम समवॉट सिमिलर ही था, तो दोनों को 5000 मिल गए। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो फिर उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आपको यहाँ पर ऐसी फंक्शनलिटी लगाना पड़ेगी कि जिसकी रिक्वेस्ट पहले हिट होगी, है ना, तो उसके केस में वहां पे क्या लग जाएगा, लॉक लग जाएगा। जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती तब तक दूसरा थ्रेड उसके ऊपर आकर डील नहीं कर सकता। जैसे कि हमने बताया था ना सिंक्रोनाइजेशन में, कि जब तक एक थ्रेड का काम नहीं हो जाता तब तक दूसरा थ्रेड उसको इंटरप्ट नहीं कर सकता। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, आप जैसे ही विड्रॉ नाम के मेथड को कॉल करेंगे तो आप इसको क्या बना देंगे, सिंक्रोनाइज्ड। तो सिंक्रोनाइज बनाने से क्या होगा कि जैसे ही ये मेथड चलेगी तो इसी के ऊपर लॉक लगेगा। मतलब ऐसा कि आप बोल सकते हो कि जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आगे का कोई भी ऑब्जेक्ट इस पे डील नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये तो अपन ने ऐसा कुछ देखा। और इसके बाद में अगर अपन बात करें अब होगा क्या, तो मैं इसे सेव करता हूँ, एक बार से चला कर देखते हैं अपन कैसे क्या आउटपुट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, मैंने लिखा है जावा सी थ्रेड डेमो 14.java। अपन आते हैं यहाँ पे, सक्सेसफुली ये कंपाइल हुआ है। कंपाइल होने के बाद में मैंने इसे रन किया है, आप देखेंगे यहाँ पे कम्स टू विड्रॉ मनी, लो बैलेंस, वेटिंग फॉर डिपोजिशन ऑफ अमाउंट। क्लियर है ना। और वहीं अगर अपन अमाउंट अगर वैसा कुछ दे देते, अगर मैं अमाउंट कम कर देता, मैंने इसको सेव किया, मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ। रन करने पर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा है जावा सी थ्रेड डेमो 14.java। मैंने यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर ये सब कुछ हटा दिया, मैंने रन किया, तो देखो ये आ गया ना, कम्स टू विड्रॉ मनी, बैलेंस इतना है, विड्रॉवल अमाउंट इतना है और बैलेंस इतना बचा। क्लियर है? तो फिर अब मुझे करना क्या है यहाँ पे, तो अब अगर यहाँ पर वो वेटिंग कंडीशन में गया है तो उसको वापस से भी तो लेकर आना पड़ेगा।
तो उस केस में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तब उस केस में आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद में आप यहाँ पर आकर क्या करेंगे, आपने इसको यहाँ पर पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद में अब आप यहाँ पर क्या कॉल करेंगे, डिपॉजिट नाम की मेथड को कॉल करेंगे और डिपॉजिट में आप कितने डिपॉजिट कर देंगे, तो आप यहाँ पर इतना अमाउंट डिपॉजिट कर दोगे, है ना, 15,000 डिपॉजिट करोगे। तो अब इस केस में भी ऐसा होगा कि अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आए तो, है ना, अब ये तो वेटिंग कंडीशन पे चले गया ये थ्रेड। अब अगर एक से ज्यादा अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स अगर आते हैं, है ना, कि फॉर एग्जांपल आप भी अमाउंट को विड्रॉ करने गए, है ना, फिर उसके बाद में आपका कोई ब्रदर या सिस्टर है वो भी कहीं और रहता है, वो भी विड्रॉ करने गया, है ना, और कोई ब्रदर सिस्टर है वो भी विड्रॉ करने गया, तो फिर उस केस में क्या होगा कि अगर अमाउंट कम है और आपने आपके पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है आप इस पर डिपॉजिट करवा कर, है ना, आपको बताते हैं, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, उनको सबको इंटीमेट करना पड़ेगा ना, वो सबको नोटिफाई करेंगे ना कि क्रेडिट कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। तो उस केस में अगर एक से ज्यादा ऐसे ऑब्जेक्ट अगर आपके वेटिंग कंडीशन पे जाते हैं तो फिर आप नोटिफाई ऑल का यूज करते हैं, और अगर एक ही है तो आप सिर्फ नोटिफाई का यूज करेंगे। तो उस केस में मैं करूंगा क्या यहाँ पर आकर, तो मैं यहाँ पर आया, अब उसको भी अपन क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज बनाएंगे, क्योंकि जिसके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली, है ना, मतलब वेटिंग कंडीशन में वो गया है। जैसे लाइक आप ऐसा बोलेंगे कि आपको कॉलेज की फीस पे करना है, राइट, और आपने आपके पेरेंट्स को बोला कि यार अर्जेंट बेसिस पे आपको अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो वो क्रेडिट कर दे, मतलब डिपॉजिट कर दे उस पर, राइट। और वहीं अगर उसकी रिस्पेक्ट में अगर आपके कोई ब्रदर या फिर सिस्टर है, उनको भी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है और उन्होंने बोला कि उनको भी कुछ सेलफोन परचेस करना है ना, तो वो भी अमाउंट के लिए बोल रहे हैं कि वो भी डिपॉजिट कर दे। तो उस केस में प्रायोरिटी किसकी रहेगी, जो फर्स्ट रिक्वेस्ट जिसकी आएगी, है ना, उसके ऊपर प्रायोरिटी जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ पे ये जो मैं डिपॉजिट नाम की मेथड बनाऊंगा इसको भी मैं कैसे बना दूंगा, सिंक्रोनाइज बना दूंगा। सिंक्रोनाइज इसलिए बना दूंगा ताकि जो भी थ्रेड वेटिंग कंडीशन में गया है, तो ये जो डिपॉजिट नाम की जो मेथड को आप कॉल करेंगे तो वो उस स्पेसिफिक थ्रेड के रिस्पेक्ट में ही काम करे। जो पहले गया उसको पहले को नोटिफाई करेगा, जब दूसरा जाएगा उसको बाद में नोटिफाई करेगा, और एक से ज्यादा है तो सबको नोटिफाई ऑल कर ही देगा। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें इस केस में अपने को क्या करना रहेगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर डिपॉजिट, ठीक है, और यहाँ पर अपन क्या लिख देते हैं, डिपॉजिट अमाउंट कम टू डिपॉजिट मनी, है ना। और अब अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है दिस डॉट बैलेंस, है ना, प्लस इक्वल्स टू डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। और अपन यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे क्या, तो मैसेज के तौर पे मैंने दे दिया है यहाँ पर अपना सिंपली क्या कि अमाउंट डिपॉजिटेड, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। और अमाउंट डिपॉजिटेड लिखने के बाद में अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, अपन यहाँ पे कर देंगे नोटिफाई, ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया, है ना। देखते हैं अगर एरर आती है तो फिर अपन इसको ट्राई कैच में लिखेंगे। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैंने स्क्रीन को क्लियर करते, मैंने इसे यहाँ पे कंपाइल करने की कोशिश करी, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अपन इसको रन करते हैं, देखो यहाँ पर क्या आया, comes to withdraw money, low balance waiting for deposition of amount, फिर come to deposit money, amount deposited, फिर बैलेंस इतना, withdrawal amount इतना, और फिर बैलेंस इतना, क्लियर है। वहीं अगर मैं इसको अगर यहाँ से हटा देता हूँ, इसको सेव किया, अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैंने इसे कंपाइल किया, तो देखो अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, मतलब एक चीज समझ में आई कि जो वेट वाली मेथड है उसको तो ट्राई केस में लिखना पड़ेगा, लेकिन डिपॉजिट वाले को आप नहीं भी लिखते हो तो भी, ये सॉरी नोटिफाई वाले को आप नहीं भी लिखते हो तो भी चल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या। वहीं अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ से सिंक्रोनाइज हटा दिया, मैंने उसको सेव किया, अपन स्ट्रिंग को क्लियर करेंगे, अपन यहाँ पर आए, मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करके अपन यहाँ पर आए, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड, है ना, थ्रेड 0 कम्स टू डिपॉजिट मनी, और इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी यहाँ पर, ठीक है। उसके अंदर ये मैंने नोटिफाइड डाल रहे, वेट डाल रहे थे, और अब अगर मैं यहाँ से सिंक्रोनाइज हटा देता हूँ, अब देखो यहाँ पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, अपन यहाँ पर आए, ठीक है, अपन यहाँ पर आए, ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्सेप्शन इन थ्रेड, थ्रेड 1, है ना, इलीगल मॉनिटर स्टेट एक्सेप्शन, क्लियर है। अमाउंट डिपॉजिटेड, है ना, लो बैलेंस वेटिंग फॉर डिपॉजिशन ऑफ अमाउंट कम टू डिपॉजिट मनी, है ना, फिर अमाउंट डिपॉजिटेड, और उसके बाद तो उसने इलीगल मॉनिटर स्टेट एक्सेप्शन और ये ऐसा दे दिया।
क्लियर है? तो उस केस में आपको करना क्या रहेगा, आप यहाँ पे दोनों ही केसेस में ऐसा सिंक्रोनाइज लेकर चलोगे, जिसकी फंक्शनिंग चल रही है ना, उसकी ही फंक्शनिंग यहाँ पे क्या होगी आपकी चलेगी। क्लियर है क्या यहाँ तक? यहाँ तक सभी को समझ में आया? ठीक है, तो ये तो कंसेप्ट किसका था आपका, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन का, जिसमें आपने किसका यूज किया है, वेट का यूज किया है, नोटिफाई का यूज किया है। क्लियर है? अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट और बनाते हो, जैसे आपने ये करा है ना यहाँ पर, ये COBJ.withdraw, ऐसा एक और ऑब्जेक्ट बना दो, उससे फिर से विड्रॉ को कॉल कर लो, और अगर अमाउंट कम पड़ेगा तो फिर यहाँ से जब आप डिपॉजिट को कॉल करोगे तो यहाँ पर फिर आप नोटिफाई की जगह क्या लिख देना, नोटिफाई ऑल, तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर एक लास्ट कंसेप्ट आता है इसके अंदर, और वो कंसेप्ट है आपके डेडलॉक का, है ना। डेडलॉक मतलब क्या होता है, डेड एंड। डेड एंड मतलब वेयर नो प्रोग्रेस इज गोइंग टू बी मेड, है ना। मतलब क्या, तो मतलब आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर अब आगे कोई टास्क परफॉर्म नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूं रेलवे स्टेशन का आखिरी स्टेशन, है ना, तो वो आखिरी स्टेशन के आगे ट्रेन जाएगी क्या, नहीं, क्योंकि अब उसके आगे तो कोई अब रास्ता है ही नहीं, है ना, वो डेड एंड हो गया। ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें जैसे जो आपका स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर्स, है ना, जहाँ पे आप देखेंगे कि अ, जो अपना ट्रैफिक मैनेज होता है, राइट, तो अब उसमें ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई कि सभी व्हीकल को आगे जाना है लेकिन पीछे होना कोई नहीं चाहता। मतलब कैसे कि एक व्हीकल को भी आगे जाना है, उसके आगे दूसरा व्हीकल है, उसको भी आगे जाना है, फिर उधर साइड में एक और व्हीकल है, फिर एक और व्हीकल है। अब इस केस में क्या होगा, कोई भी रिवर्स नहीं होना चाहता है, सब आगे जाना चाहते हैं लेकिन आगे कोई जगह नहीं है, चारों का रास्ता क्या हो चुका है, यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है। तो उस केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, डेड एंड। डेड एंड मतलब वेयर नो प्रोग्रेस इज गोइंग टू बी मेड, कि अब आगे कुछ भी प्रोग्रेस नहीं होने वाली है। तो अगर ऐसे कोई सिचुएशन अगर आपको आपके प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करना है तो कैसे क्या करोगे, तो अपन चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आया थ्रेड डेमो 5, मैंने ये सारी चीजें यहाँ से हटा दी और मैंने लिखा है प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ, है ना, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ डेडलॉक इन जावा। अपन यहाँ पर है, अब यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि, अब या ऐसा भी बोल सकते हो, है ना, कि इसकी सिचुएशन कैसे आएगी, मैं पेज ओपन करके बताता हूँ। यहाँ पर मैं एक लाइन लिख देता हूँ वैसे पहले, हाँ, डेडलॉक इज अ सिचुएशन, है ना, वेयर नो प्रोग्रेस इज गोइंग टू बी मेड, है ना, विच मीन्स डेड एंड। ठीक है, अब क्या और कैसे, तो अब ध्यान से देखना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पर एक ऐसा स्क्वायर है, राइट, ये स्क्वायर है। अब यहाँ पर एक व्हीकल है, मतलब यहाँ पर आप बोलो एक बस है, ठीक है, फिर उसके अलावा आप बोलेंगे कि यहाँ पर भी एक बस है, उसके अलावा बोलेंगे यहाँ पर भी एक बस है, उसके अलावा बोलेंगे यहाँ पर भी एक बस है। अब इस केस में क्या होगा यहाँ पर, है ना, ये क्या होगा, ये भी आपकी बस है, ये भी बस है, ये भी बस है, ठीक है, और ये भी बस है। अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि चारों को आगे ही जाना है, पीछे कोई नहीं होना चाहता है। तो आप देखेंगे क्या वो आगे जा पाएगा क्या, यहाँ पे आगे नहीं जा पाएगा ना, ये इधर आगे नहीं जा सकता, 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 और ये इधर आगे नहीं जा सकता। तो विच मीन्स नो प्रोग्रेस इज गोइंग टू बी मेड। ठीक है, इसमें अब इसके अलावा और क्या, एक और सिनेरियो देखते हैं। ये तो एक सिनेरियो हो गया आपका, एक और अगर सिनेरियो देखिए अपन, तो ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे पास में यहाँ पर एक थ्रेड है,
मेरे पास में यहाँ पर एक और थ्रेड है, थ्रेड 1 और थ्रेड 2, और यहाँ पे मेरे पास में क्या है, रिसोर्स। यहाँ पे भी मेरे पास में है रिसोर्स, है ना, रिसोर्स R2। अब इस केस में क्या हो रहा है कि थ्रेड 1 यूज कर रहा है ना, रिसोर्स R1, और जो थ्रेड 2 है वो यूज कर रहा है रिसोर्स R2। थ्रेड 2 को अब चाहिए क्या, R1, और थ्रेड 1 को क्या चाहिए, नीड्स R2। मतलब इस केस में क्या हो गया कि थ्रेड 1 यूज कर रहा है रिसोर्स R1, उसको चाहिए R2, और थ्रेड 2 यूज कर रहा है R2, उसको चाहिए R1। तो अब इस केस में तो ये तभी सिचुएशन पॉसिबल होगी जब कोई ना कोई दोनों में से एक अपने रिसोर्स को रिलीज कर दे, लेकिन दोनों ही रिसोर्स को रिलीज करने के लिए रेडी नहीं है, तो उस केस में दोनों की ही कंडीशन जो रहेगी वो फुलफिल आगे होना ही नहीं है। ये सिचुएशन किसको अराइज करेगी, आपकी डेड एंड की सिचुएशन को अराइज करने का काम करेगी। तो सिमिलरली अगर अपन बात करें, है ना, इसका एग्जांपल कैसे क्या बनेगा, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा है क्लास थ्रेड डेमो 15, और यहाँ पर आ गया मैंने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है स्ट्रिंग ARGS। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो अब इसके भी पहले मैंने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करी है ना, उस क्लास का नाम क्या रखा मैंने, यहाँ पर रख दिया है पेन, और मैंने एक और क्लास क्रिएट करी है, इसका नाम क्या रख दिया मैंने, पेपर। और अब मैं यहाँ पर आया, मैंने क्या करा, यहाँ पे पेन नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, किस नाम से, PN नाम से, और पेपर नाम की का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पर, है ना, किस नाम से, PR नाम से। क्लियर है। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, अब ये तो मैंने यहाँ पर दोनों के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने बोला एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर, और अब यहाँ पे ये मैंने थ्रेड डेमो 15 तो बना के रखा हुआ है ना, और ये मैंने यहाँ पे पेन और पेपर ये दोनों बना के रखे हुए, है ना। तो मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो ये मैंने काम करते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर न्यू थ्रेड, ठीक है। और न्यू थ्रेड के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो न्यू थ्रेड के बाद में अपन यहाँ पर आए, अपन यहाँ पर आए, ये मैंने एनोनिमस बनाया, है ना, मैंने ये एनोनिमस बनाया, डॉट करके मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर स्टार्ट नाम की मेथड को कॉल कर दूंगा। अब अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर @ ओवरराइड, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, पब्लिक वॉइड रन, मैंने ऐसा लिख लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पर सिंपली आकर लिख दिया SYNCHRONIZED सिंक्रोनाइज्ड, और सिंक्रोनाइज्ड में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया है PN, ठीक है। और मैंने अभी यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है system.out.println, और println में मैंने लिख दिया है थ्रेड 1 यूजेस पेन एंड नीड्स पेपर। कोई दिक्कत है ना, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने अब इसको पेस्ट किया, मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, मैंने पास कर दिया है PR, मैंने लिखा है यहाँ पे थ्रेड 1 यूजेस पेपर एंड नीड्स पेन। क्लियर है। और मैंने इसके बीच में क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया है ट्राई कैच एक्सेप्शन E system.out.println, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है एक्सेप्शन, और मैंने कर दिया यहाँ पर E, और यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे इंटरप्टेड एक्सेप्शन। यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे थ्रेड डॉट स्लीप। कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है। मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने यहाँ पे बस एक एनोनिमस क्लास क्रिएट करके उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया थ्रेड का, उससे मैंने स्टार्ट नाम के मेथड को कॉल किया है, तो रन नाम की मेथड चलेगी, और उसके अंदर मैंने 2 सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक बना दिए। और ये आपने देखा था, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट देते हो, तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर लॉक लग जाता है, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं करता है तब तक उस चीज को कोई दूसरा ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। मैंने ऐसा कुछ कर दिया, है ना, तो ये अपन ने ऐसा लॉक लगा दिया। अब इसके बाद में क्या होगा, तो मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन इसको एक बार चला कर देखते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आए, और
मैंने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और यहाँ पर आकर मैंने लिखा है जावा सी थ्रेड डेमो और यहाँ पे कितना जाएगा 15.java। अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद मैंने लिखा है थ्रेड वन यूजेस पेन एंड नीड्स पेपर और थ्रेड वन यूजेस पेपर एंड नीड्स पेन, आगे लिखा हुआ। सिमिलरली मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर इससे पूरे को कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने इसको पेस्ट किया और अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, सेम टू सेम वही है, बस मैंने अंतर इतना कर दिया कि इधर पहले PR कर दिया और इधर बाद में मैंने PN कर दिया। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है अब क्या, थ्रेड्स टू यूजेस पेन एंड नीड्स पेपर और थ्रेड्स टू यूजेस पेपर एंड नीड्स पेन। क्लियर है, बस मैंने इतना कर दिया। मैं यहाँ पर आया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल होगा, मैंने इसको रन किया तो देखो क्या लिखा हुआ मिला, थ्रेड वन यूजेस पेन एंड नीड्स पेपर, थ्रेड टू यूजेस पेन एंड नीड्स पेन पेपर, फिर थ्रेड वन यूजेस पेपर एंड नीड्स पेन और थ्रेड टू यूजेस पेपर एंड नीड्स पेन। तो समझ में आया क्या, ये चल गया। लेकिन अब यहाँ पर होगा क्या, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये लॉक लग रहा था आपका, यहाँ पे लॉक लग रहा था ना, लॉक रिलीज होने के बाद में फिर यहाँ पे लॉक लग रहा था, है ना, और वो पहले पेन पे लग रहा था, बाद में पेपर पे लग रहा था। तो आपने क्या किया, ये जो कर्ली ब्रेसेस दिख रहा है ना, इस कर्ली ब्रेसेस को यहाँ से हटा दिया और इसको जो नीचे वाला जो सिंक्रोनाइज्ड था उसको आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख लिया। तो समझ में आया, जो सिंक्रोनाइज था उसको आपने ऊपर वाले सिंक्रोनाइज के अंदर कर दिया। सिमिलरली ये जो आपका ये जो नीचे वाला जो सिंक्रोनाइज्ड है, जो नीचे वाला सिंक्रोनाइज्ड है, आप क्या करोगे, ये ऊपर वाले सिंक्रोनाइज के ब्लॉक को हटाकर नीचे वाले को भी आप क्या कर लोगे, उस सिंक्रोनाइज के अंदर लिख लोगे, कोई दिक्कत। अब इससे पता है क्या होगा, इससे ये होगा कि फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे लॉक लग जाएगा, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा और जैसे ही आप यहाँ पे स्लीप पर जाओगे वैसे ही दूसरा थ्रेड आएगा और वो यहाँ पे ये इस PR के ऊपर लॉक लगा देगा और PR के ऊपर लॉक लगाने के बाद में ये भी स्लीप पर चले जाएगा और फिर जब ये नीचे वाला थ्रेड, ऊपर वाला थ्रेड जब स्लीप से आएगा और जब वो स्लीप से आके ये PR के ऊपर लॉक लगाने जाएगा तो वो लॉक तो रिलीज हुआ ही नहीं है ना, क्योंकि वो लॉक तो नीचे वाले थ्रेड ने लगा दिया। और जब नीचे वाला थ्रेड वापस से आएगा और वो जब यहाँ पे लॉक लगाने जाएगा तो देखेगा कि यार ये तो PR तो रिलीज हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऊपर वाले ने लॉक लगा के रखा हुआ है। तो ये सिचुएशन किसकी फ्रेम हो जाएगी, सेट हो जाएगी आपकी डेड लॉक की। कैसे, आप देखो यहाँ पर मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने रन किया, थ्रेड वन यूजेस पेन एंड नीड्स पेपर, थ्रेड टू यूजेस पेन एंड नीड्स पेपर। कुछ गड़बड़ करी क्या अपन ने, मतलब मैसेज वो चेंज नहीं किया था क्या, ये मैसेज चेंज नहीं किया ना, थ्रेड टू यूजर्स ये PR है ना, यहाँ पे पेपर आएगा ना। ठीक है, तो आप यहाँ पे आएंगे जावा सी थ्रेड डेमो 15.java, आपने इसे कंपाइल किया, आप इसे यहाँ पे रन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया, थ्रेड वन यूजर्स पेन एंड नीड्स पेपर, थ्रेड वन पेन यूज कर रहा है उसको पेपर चाहिए और थ्रेड टू पेपर यूज कर रहा है उसको पेन चाहिए। अब दोनों में से रिलीज करेगा नहीं तो किसी दूसरे थ्रेड में कुछ मिलेगा ही नहीं, तो ये सिचुएशन डेडलॉक किया गई है। इसके पहले वाले एग्जांपल में आपको 4 स्टेटमेंट मिल रहे थे, यहाँ पर आपको सब 2 ही स्टेटमेंट मिलेंगे, ना ऊपर वाला पेन को रिलीज करेगा और नीचे वाला ना पेपर को रिलीज करेगा। तो इसके आगे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसका सॉल्यूशन है ना, जो आपने इसके पहले जो बनाया था एग्जांपल, वही उसका सॉल्यूशन था ना, कि आप दोनों को अलग अलग कर्ली ब्रेसेस में सेपरेट करके लिख दो, मतलब कि वो सिंक्रोनाइज ब्लॉक अलग, दूसरा अलग, वो अलग और वो अलग, तो चारों ही अलग रहेंगे तो चल जाएगा। अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया एक के अंदर एक तो वो नहीं चलेगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को, तो ये ऐसी कुछ कंडीशन यहाँ पर आपको देकर रखी हुई है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन आपकी क्या हो रही है, डेडलॉक की फ्रेम हो रही है। क्लियर है यहाँ तक, तो ये एग्जांपल किसका है, आपके डेडलॉक का, राइट। तो इसी के साथ में जो थ्रेड के टॉपिक्स थे, ये थ्रेड के टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर कवर अप करवा दिए। क्लियर है,
अब अगर अपन बात करें इसके बाद में फिर क्या आता है आपके पास में, तो इसके बाद में फिर आपके पास में एक नया टॉपिक आता है एंड दैट टॉपिक इज नोन एज द टॉपिक इज ऑफ फाइल हैंडलिंग, है ना। जब ये फाइल हैंडलिंग बेसिकली होता क्या है ना। तो अगर इनिशियली अगर हम बात करें या जैसा कि अभी तक आपने देखा है यहाँ पर कि आप जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे थे, जो भी आप प्रोग्राम्स बना रहे थे, तो उन सारी केसेस में वो क्या रहा था कि आपने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम चलाया, आपको आउटपुट मिला और आप वहां से टर्मिनेट होकर बाहर आ गए। अब सेम प्रोग्राम को चलाऊंगा, सेम इनपुट अगर मैं दूंगा तो मुझे सेम आउटपुट तो मिल जाएगा, लेकिन ये आउटपुट वो नहीं होगा जो इसके पहले चलाया था वो। मतलब जब भी आपने प्रोग्राम चलाया है तो आपको एक आउटपुट मिलेगा, नेक्स्ट टाइम चलाओगे तो फिर आउटपुट मिलेगा, लेकिन वो आउटपुट दूसरा आउटपुट होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस आउटपुट से। भले ही सेम इनपुट दोगे सेम आउटपुट मिलेगा, लेकिन ये रिसेंट में जो आने वाला आउटपुट है वो तो नहीं होगा ना जो उसके पहले मिला था। तो इसका मतलब मेरे को ये चीज समझ में आ रही है कि मेरा जो भी आउटपुट आएगा वो डिमिनिश हो जाएगा अगर मैंने उसको टर्मिनल को बंद कर दिया, विंडो को क्लोज कर दिया, प्रोग्राम को क्लोज कर दिया, तो मेरा वो आउटपुट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब वो आउटपुट मेरे को वापस से देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो अब अगर मैं इन फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करूँ कि फ्यूचर में मुझे यहाँ पर जो भी आउटपुट जनरेट हो रहा है उसको स्टोर करके रखना है ताकि मैं उस आउटपुट को किसी से शेयर कर सकूँ या देख सकूँ, तो फिर उस केस में आप यहाँ पर किससे डील करते हैं, आपके फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट से डील करते हैं। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे फाइल हैंडलिंग बेसिकली होगा क्या, तो फाइल इनपुट आउटपुट, है ना। फाइल इनपुट आउटपुट मतलब क्या, फाइल आयो, है ना, जो कि किस पे काम करेगी आपके यहाँ पे, तो वो स्ट्रीम्स के कंसेप्ट पे क्या करती है, काम करती है। तो चलते हैं अपन यहाँ पे, मेरे पास में इसकी कुछ थ्योरी है तो थोड़ी सी अपन पहले थ्योरी डिस्कस करते हैं और फिर उस थ्योरी के बाद में अपन फिर इसके एग्जाम्पल बनाएंगे। अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं आपको यहाँ पर थ्योरी ओपन करके बता देता हूँ। तो अपन यहाँ पर आए और ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, है ना, लाइक हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क आर यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ या लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड डेटा इज स्टोर्ड ऑन दिस डिवाइसेस यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइल्स। अगर अपन बात करें यहाँ पर कि अगर मैं आपको बोलूँ कि यार आपको आपके लैपटॉप को फॉर्मेट करना है, जितना भी डेटा है ना, वो आप उसको स्टोर कर लो, तो वो डेटा आपको मिलेगा कहाँ से, जो आपने सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जहां जहां पर भी जिस भी ड्राइव में आपने डेटा को रख के रखा होगा, तो वो आपने फाइल से तो सेव करी होगी वहां पर, कि एबीसी नाम की फाइल, है ना, डॉक्यूमेंट नाम की फाइल, है ना, ये पीपीटी वो पीपीटी, है ना, ये फोल्डर वो फोल्डर, ये प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स, है ना, ये वर्ड डॉक्यूमेंट, ये एक्सएलएस डॉक्यूमेंट। तो ये सब क्या है, ये किसी न किसी स्पेसिफिक फाइल के तौर पर ही तो वहां पर आपके ड्राइव पर, डिस्क पर सेव हुई होगी। तो आप क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है बेसिकली, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क हो गई और फ्लॉपी डिस्क हो गई, क्योंकि आपके पास में एक प्राइमरी स्टोरेज होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी मतलब आप ऐसा बोल सकते हो टेम्पररीली, मुझे तो मेन मेमोरी, जैसे सिस्टम चालू होता है मेमोरी एलोकेट होती है, जो भी करंट में आप टास्क परफॉर्म करते हो वो प्रोग्राम उठकर उस मेमोरी में आता है, चलता है, और जैसे ही लैपटॉप बंद, डेस्कटॉप बंद, सिस्टम बंद, वैसे ही वो मेमोरी क्या हो जाती है, वहां से रिलीज हो जाती है। जैसे नोटपैड में लिखा हुआ कुछ कंटेंट अगर आपने सेव नहीं किया और सिस्टम क्लोज कर दिया, तो वो कभी इन फ्यूचर आपको सेव होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं अगर मैं उसको सेव कर देता हूँ तो वो मेरे कहाँ चले जाएगा, सेव होके अपने हार्ड डिस्क पे या फिर फ्लॉपी डिस्क पे। फ्लॉपी तो आजकल यूज होती नहीं है, हार्ड डिस्क मेनली यूज होती है। और करंट सिनेरियो में देखा जाए तो हार्ड डिस्क से भी ऊपर अभी आपके पास में एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, है ना, यहाँ पर आपके पास में एग्जिस्टेंस में। A file is a collection of interrelated records which comprises of data items stored in a particular area on the disk। जो फाइल होता है वो क्या होता है, कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है, इंटररिलेटेड रिकॉर्ड्स का। जैसे मैंने बोला मेरे पास में एक एक्सेल शीट है, एक एक्सेल फाइल है जिसमें 50 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। तो 50 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है तो वो जो रिकॉर्ड होगा वो एक दूसरे से इंटररिलेटेड होगा ना। अगर एक स्पेसिफिक रो में पूरे स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, तो उस स्पेसिफिक रो में जो नेम लिखा होगा वो स्टूडेंट का नाम होगा, गार्जियन नेम में या फादर्स नेम या मदर्स नेम में फादर या फिर मदर का नेम होगा, एड्रेस में उसका ही एड्रेस होगा, कॉन्टेक्ट में उसका ही कॉन्टेक्ट होगा, ईमेल में उसका ही ईमेल होगा। तो फाइल क्या है, कलेक्शन है जिसका इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स का कलेक्शन है, जो कि कंप्राइजेस होता है किससे, डेटा आइटम से। कि वहाँ पे एफ नेम एक डेटा आइटम हो गया, एल नेम एक डेटा आइटम हो गया, ईमेल एक डेटा आइटम हो गया है, स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑन द डिस्क। डिस्क के ऊपर किसी स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर एरिया पर क्या होता है, स्टोर होता है। प्रोग्राम्स कैन परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन ऑन दिस फाइल। जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं, रीड और राइट ऑपरेशन इसके ऊपर, इन फाइल्स के ऊपर। क्लियर है यहाँ तक।
फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर क्या दिख रखा हुआ है, फाइल जावा फाइल आईओ यूजेस स्ट्रीम्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द प्रोग्राम्स एंड द फाइल। कि जावा के अंदर जो फाइल इनपुट आउटपुट है वो किसका कांसेप्ट यूज करता है, स्ट्रीम्स का कांसेप्ट यूज करता है ना। कैसे, एज एन इंटरफेस बिटवीन द प्रोग्राम्स एंड द फाइल्स, है ना। प्रोग्राम और फाइल के बीच में यहाँ पर आप किसका यूज करते हो, स्ट्रीम्स का कांसेप्ट यूज करते हो। अब ये स्ट्रीम्स है क्या बेसिकली, तो स्ट्रीम्स आर ऑब्जेक्ट इन जावा दैट रिप्रेजेंट सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ डेटा। जो स्ट्रीम्स है वो स्ट्रीम्स क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है किसमें, आपके जावा में, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, सोर्स और डेस्टिनेशन के, किसके, आपके डेटा के। तो इसके अलावा और क्या बोल सकते हो, तो स्ट्रीम इन जावा इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑफ अनडिटरमाइंड लेंथ, है ना। ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, जो भी डेटा आपके पास में आएगा फाइल में राइट करने के लिए, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डेटा आएगा तो जिस सीक्वेंस में आएगा उसी सीक्वेंस में स्टोर करे ना, रेदर देन कि कुछ भी शफलिंग में डेटा आ गया और आपने कुछ भी शफलिंग में डेटा को स्टोर कर दिया तो आपको कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी जब आप उसको रिट्राइव करने जाओगे। तो फिर उस केस में आप क्या बोलेंगे कि जो स्ट्रीम्स होती है जावा में वो क्या होती है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होता है ऑफ अनडिटरमाइंड लेंथ, या आप लेंथ को पहले से प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर मैंने आपको बोला है कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है तो वो पैराग्राफ आप कितना लिखोगे या कितने कैरेक्टर्स होंगे उसमें, कितने वर्ड्स होंगे, ये मैं पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रीम्स है, वो प्रोग्राम है, ये इनपुट स्ट्रीम है। मतलब ये इधर प्रोग्राम है, ये फाइल है, और ये क्या देखे रखा हुआ है आपको, स्ट्रीम। तो अब स्ट्रीम, अगर आप प्रोग्राम से फाइल में डेटा को राइट करना चाहते हैं, है ना, तो यहाँ पर आउटपुट स्ट्रीम यूज में आएगी। और अगर फाइल से आप प्रोग्राम के ऊपर आउटपुट को शो करवाना चाहते हैं तो उसके इसमें इनपुट स्ट्रीम आएगी। क्लियर है। फिर अब इसके अलावा आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो इसके अलावा आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स इन जावा फाइल आईओ। एक होता है बाइट स्ट्रीम और एक होता है कैरेक्टर स्ट्रीम। बाइट स्ट्रीम मतलब आप क्या बोलेंगे, जहाँ पर आप किससे डील करेंगे, बाइट से डील करेंगे। और कैरेक्टर स्ट्रीम में आप किससे डील करेंगे, कैरेक्टर से डील करेंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक, एक बार फटाफट इसको रीड आउट कर लो। क्लियर है यहाँ तक। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो ये बाइट स्ट्रीम बेसिकली है क्या, तो जावा बाइट स्ट्रीम्स आर यूज्ड टू परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑफ 8 बिट बाइट्स। बाइट मतलब क्या होता है, वन बाइट मतलब 8 बिट। ये किस पे काम करेगा, 8 बिट बाइट पर काम करने का काम करेगा। दो देयर आर मेनी क्लासेस रिलेटेड टू बाइट स्ट्रीम्स बट द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड क्लासेस आर फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम। होती तो ऐसे बहुत सारी क्लासेस है, लेकिन जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड है वो है आपकी एक तो फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम। क्लियर है। सिमिलरली आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, कैरेक्टर स्ट्रीम। तो कैरेक्टर स्ट्रीम किस पे काम करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 16 बिट यूनिकोड मतलब 2 बाइट्स पर क्या करता है, यहाँ पर काम करता है। ठीक है। और यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि इसके पहले लिखा गया है, तो जावा बाइट स्ट्रीम्स आर यूज्ड टू परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑफ 8 बिट बाइट वेयर एज जावा कैरेक्टर स्ट्रीम्स आर यूज्ड टू परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट फॉर 16 बिट यूनिकोड। Though there are many classes related to character streams, but the most frequently used classes are file reader and file writer. है ना, बहुत सारी फाइल्स है लेकिन बहुत सारी क्लासेस है, लेकिन फाइल रीडर और फाइल राइटर यहाँ पर क्या है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज में आती है। Though in the internally file reader uses file input stream and file writer uses file output stream, but here the major difference is that file reader reads 2 byte at a time and file writer writes 2 byte at a time। मतलब यहाँ पर जो फाइल रीडर है और फाइल राइटर है, तो फाइल रीडर यहाँ पर आपका फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज करता है, फाइल राइटर यहाँ पर आपका फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज करता है। बट हियर द मेजर डिफरेंस इज दैट फाइल रीडर क्या करता है, रीड करता है 2 बाइट एट अ टाइम एंड फाइल राइटर रीड्स 2 बाइट्स एट अ टाइम। क्लियर है। ठीक है। तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर आपको देखकर रखा हुआ है, आप उसको एक बार रीड आउट कर लो।
क्लियर है क्या यहाँ तक? समझ में आया? ठीक है, तो ये तो ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है। अब अगर अपन बात करें अब हमें करना क्या है, तो हमें अब यहाँ पर इसका कुछ एग्जांपल्स फ्रेम करना है ना? आप लोग अब यहाँ पर इसके एग्जांपल्स चलाकर देखना है, राइट? तो चलते अपन इसका एग्जांपल देखते हैं, लेकिन उसके भी पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि अपन यहाँ पर देखते हैं, है ना? नेटबीन्स यहाँ पर मेरे पास में नहीं है, ठीक है। अब अभी तक जो आपने टास्क यहाँ पे परफॉर्म किया था, है ना, या अभी तक अपन जो यहाँ पे फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर रहे थे, है ना, वो सारी चीजें अपन नोटपैड पे ये VS कोड पे कर रहे थे, राइट? सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर आपके पास में एक IDE भी होता है, या आप ऐसा बोल सकते हो, ऐसे बहुत सारे IDE टूल्स होते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, लाइक नेटबीन्स हो गया, एक्लिप्स हो गया, है ना, आपका इंटेलिजे आइडिया हो गया है। आप किसी भी IDE पर क्या कर सकते हैं, जावा के सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। अभी तक के जितने भी अपन ने प्रोग्राम्स बनाए हैं, वो सारे एग्जांपल्स आप किसी भी स्पेसिफिक IDE पर क्या कर सकते हो, फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी एक्लिप्स यूज करती है, या इंटेलिजे आइडिया यूज करती है, या फिर नेटबीन्स का यूज करती है, ठीक है। लेकिन इनिशियली अगर अपन बात करें कॉलेज वगैरह में भी और ऐसे भी नॉर्मली आपको नेटबीन्स तो बेसिक में आना चाहिए। बाकी फिर उसके अलावा जो भी IDE पर आप काम करना चाहते हैं वो समवॉट सिमिलर ही होते हैं, है ना। बस ये है GUI में थोड़ा बहुत 19-20 डिफरेंस आ जाता है। तो अगर हम बात करें हमें करना क्या है, तो मेरे पास में यहाँ पर नेटबीन्स है नहीं, तो अपन उसको इंस्टॉल कर लेते हैं पहले, ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा कि उसका इंस्टॉलेशन कैसे क्या होगा। तो अब जैसे कि मेरे पास में यहाँ पर जावा 8 है ना, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये भी देखना रहेगा कि आप किस वर्जन का नेटबीन्स इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि वो उससे भी यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है। कि पता चले आपके पास में यहाँ पर जो जावा है वो जावा 8 है, और आप नेटबीन्स 18 चला रहे हैं, 19 चला रहे हैं, 17 चला रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करके देने का काम करता है, राइट? अपन आते सर्च करते हैं, तो मैं यहाँ पर नेटबीन्स 8 ही सर्च करता हूँ सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे लिखा है नेटबीन्स 8, है ना, डाउनलोड। यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे नेटबीन्स IDE 8.0 डाउनलोड, ये ऐसा मुझे ऑप्शन दे रहा है। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, ये डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो ये 2 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा। गिटहब की आप बात करें तो वो रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी मतलब आप वर्जनिंग का यूज़ करते हो, मतलब अपने जो कोड्स वगैरह रहते हैं, आप कोड को वहाँ पर रख देते हो, उससे वर्जन्स बनाते हो, है ना, उसको डिप्लॉय करते हो और फिर उसको रन करते हो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की एक थीम बनाई, है ना, मतलब एक वर्किंग मॉडल बनाया, है ना, उसको रन किया, सक्सेसफुली रन हो गया। अब सक्सेसफुली रन होने के बाद में मैंने उसको डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय कर दिया मतलब मैं डिप्लॉय कहाँ करूँगा, कैसे करूँगा? तो जैसे अब सिंपल सी बात है कि अगर आपको प्रोजेक्ट को चलाना है, तो उसके लिए आपको सोर्स कोड की तो रिक्वायरमेंट होगी। अब आपकी तो लोकल मशीन है, अब आपकी उस लोकल मशीन को हर कोई तो एक्सेस कर नहीं सकता है यहाँ पर डायरेक्टली, है ना। तो फिर उस केस में आप क्या करते हैं, उसको किसी सर्वर पर आप अपने कोड को अपलोड कर देते हो, है ना, डिप्लॉय कर देते हो, यहाँ पे रख देते हो, या फिर क्लाउड पर आप रख देते हो। तो उसी के केस में, उसी के रिस्पेक्ट में आप ऐसा बोल सकते हो कि गिटहब भी क्या है, यहाँ पर एक आपकी ऑनलाइन रिपोजिटरी की तरह काम करती है। मतलब ऑनलाइन रिपोजिटरी के लिए ही होता है गिटहब। तो अपन पूरा का पूरा कोड क्या उस पर सेट कर देते हैं, रख देते हैं। और उसके बाद में फिर अब आप किसी भी क्लाउड वाले प्लेटफॉर्म से अगर डील करते हैं, तो वहाँ पर फिर आप अपना वही इंस्टांस बोले, या फिर आप वर्चुअल मशीन बोल सकते हो, है ना। तो वो आप वहाँ पे क्रिएट करते हो, और वहाँ पे फिर आपकी जो रेपो आपने बना के रखी थी गिटहब की, वहाँ से उसका एक्सेस उसको आप दे देते हो। जिससे क्या हो जाता है, वो पूरा कोड वहाँ से रीड आउट कर लेता है ना, डील कर लेते हैं अपन उससे। उसको जब अपन चलाते हैं तो फिर वर्चुअल मशीन पे आपका कोड यहाँ पर चल जाता है, और वो कोड चलने के बाद में आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ऐसा। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये नेटबीन्स भी आपके पास में आ गया है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैं इसको डाउनलोड तो मैंने कर लिया है, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पर।
अब यहाँ पर एक काम करना है, कस्टमाइज के ऑप्शन में यहाँ पे अपाचे टॉमकेट ये लिख लेना, ये सर्वर है। कभी इनकेस ग्लासफिश नहीं चलता है तो अपन अपाचे का यूज करते हैं, अपाचे नहीं चलता है तो ग्लासफिश का यूज करते हैं, तो इसे दोनों पे चेक करके आप आगे बढ़ेंगे। अपन यहाँ पर आ गए, मैंने यहाँ पर नेक्स्ट किया, आई एक्सेप्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी क्या करा है, नेक्स्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, वो बोल रहा है 32 बिट JDK सिलेक्टेड फॉर इम्प्रूव परफॉर्मेंस 64 बिट यूज करो, ठीक है। अपन यहाँ पर नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पर आते हुए मैंने नेक्स्ट कर दिया, और नेक्स्ट करने के बाद में मैंने फाइनली इसे इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, ये 2 मिनट में यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद में आपको एक लुक एंड फील यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो अभी तक के आपने जितने भी एग्जांपल्स फ्रेम करे हैं वो सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पे नेटबीन्स पर भी बना सकते हैं, है ना। और अभी जो अपन एग्जांपल्स बनाने वाले हैं उनको मैं नेटबीन्स पर ही बनाकर बता दूंगा, क्योंकि उससे ये समझ में आ जाएगा आपको कि नेटबीन्स यूज कैसे करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो प्रोग्राम्स अब मैं नेटबीन्स पर बनाऊंगा तो आप सिर्फ वही प्रोग्राम्स नेटबीन्स पे बना सकते हो, बाकी की नहीं बना सकते हो, ऐसा नहीं है। सारे प्रोग्राम A to Z आप कोड जावा के VS कोड पे भी बना सकते हो या नोटपैड पे भी बना सकते हो, और वही सारे प्रोग्राम्स आप यहाँ पर नेटबीन्स पर भी बना सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है यहाँ पर। इसके अलावा अगर अपन देखें यहाँ पर, जब तक ये हो रहा है तब तक अपन आते हैं यहाँ पर। और अगर मैं फाइल हैंडलिंग की बात करूँ कि हम कौन कौन सी क्लासेस का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं और कैसे क्या क्लासेस का कंसेप्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा, तो उसके लिए अपन आते हैं यहाँ पर। आप ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर कुछ नेम्स लिख के बताता हूँ आपको क्लासेस के, है ना। अपन यहाँ पर आ गए। ठीक है, अपन यहाँ पर आए। ठीक है, अभी जैसे आपने देखा था बाइट स्ट्रीम होता है और आपके पास में क्या होता है, कैरेक्टर स्ट्रीम होता है, राइट। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो आप क्या बोलेंगे, आपके पास में क्या था, बाइट स्ट्रीम। इधर बाइट स्ट्रीम आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा आपके पास में, कैर स्ट्रीम, राइट। बाइट स्ट्रीम और इधर आ जाएगा कैर स्ट्रीम। अब इधर भी क्या बोलेंगे आप यहाँ पे, तो अब यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यहाँ पर आएगा क्या, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो आएगा आउटपुट स्ट्रीम, है ना। यहाँ पर अपन किससे डील करने वाले हैं अभी, आउटपुट स्ट्रीम से। और यहाँ पर अपन इधर किससे डील करने वाले हैं, इधर अपन डील करने वाले हैं इनपुट स्ट्रीम से, राइट। अब अगर मैं बात करूँ क्या और कैसे, तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैं यहाँ पे कुछ क्लासेस लिख रहा हूँ। अब कुछ क्लासेस के नाम लिख रहा हूँ, मतलब कैसे, तो क्लासेस के नाम की अगर अपन बात करें, और एक और चीज़ इधर भी मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, है ना, यहाँ पर आएगा आउटपुट। यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, मैंने यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आकर आप क्या बोलोगे, इधर आएगा आउटपुट स्ट्रीम, इधर क्या आएगा आपके पास में, इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, राइट। मैंने इसे क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा इसे फॉन्ट साइज बढ़ा दिए।
ठीक है, इधर आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम, राइट। अब इसमें क्या आएगा यहाँ पर, अब इसमें आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आता है सबसे पहले आपके पास में फाइल, है ना, आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, और है ना, यहाँ पर आएगा आपके पास में फाइल आउटपुट स्ट्रीम। सिमिलरली अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पर भी आएगा आपके पास में फाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। मैंने इसे कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया। ठीक है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा आपके पास में बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, और इधर आएगा यहाँ पर आपके पास में सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। फिर इधर आता है आपके पास में यहाँ पर डेटा आउटपुट स्ट्रीम, यहाँ पर आता है आपके पास में डेटा इनपुट स्ट्रीम, यहाँ पर आता है आपके पास में ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, और इसके बाद में यहाँ पर आता है आपके पास में ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, राइट। सिमिलरली अगर अपन बात करें, यहाँ पर क्या आता है आपके पास में, तो यहाँ पर आता है आपके पास में फाइल राइटर, यहाँ पर आता है आपके पास में फाइल रीडर, तो यहाँ पर आता है आपके पास में बफर राइटर, और यहाँ पर क्या आता है आपके पास में बफर रीडर, ठीक है। तो इसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक और क्लास होती है यहाँ पर, क्या, इनपुट स्ट्रीम रीडर। इस इनपुट स्ट्रीम रीडर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, तो टेक्स वैल्यूज फ्रॉम यूजर विदाउट स्कैनर क्लास, बिना स्कैनर क्लास की हेल्प से हम इनपुट स्ट्रीम रीडर की हेल्प से, है ना, क्या कर सकते हैं, यूजर से यहाँ पे वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आप सबको क्लियर हुई होगी चीजें कि फाइल हैंडलिंग के अंदर हमने कैटेगराइज किया है बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम को। बाइट स्ट्रीम के अंदर है आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम, इधर भी आउटपुट स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम, उधर आप क्या बोलेंगे, वहाँ पे वो क्लासेस, इधर ये क्लासेस, इधर ये क्लासेस है, इधर ये क्लासेस है। क्लियर है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पर आपको देकर रखी हुई है, और ये जितनी भी क्लासेस आपको देकर रखी हुई है, इतने प्रोग्राम्स हमको यहाँ पर बनाना ही है। 4 4 8 4 12 13, मतलब 13 प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर आपको इसको देखते हुए फिक्स है कि सारी क्लासेस के एग्जांपल्स बनेंगे। एक दो क्लासेस और अगर आप देखें, या एक दो एग्जांपल और इसमें ऐड ऑन करेंगे अपन, और भी कुछ क्लासेस होती है वो इसमें और आपके पास में आ जाएंगी। क्लियर है ना। तो इतनी चीजें तो आपको यहाँ पर पता होना ही चाहिए, राइट। तो और इसी के अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ नेटबीन्स भी हमारा फिनिश हो चुका है ना। तो एक बार मैं यहाँ पर आपको उस नेटबीन्स को भी ओपन करके बता देता हूँ कि कैसे क्या नेटबीन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर नेटबीन्स आ गया है क्या। हाँ, तो आप देखेंगे ये नेटबीन्स यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मैंने इसको डबल क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पे नेटबीन्स ओपन हो रहा है। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लगाता है ये, है ना, लेकिन एक बार ओपन हो जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज नहीं होती है, ठीक है। अब जो एग्जांपल्स अपन फ्रेम करेंगे वो नेटबीन्स पर ही फ्रेम करेंगे, है ना। तो एक बार ये ओपन हो जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ फिर यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये नेटबीन्स आपका ओपन हो गया है ना। पूरा GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना। आपको करना क्या है, आप यहाँ पर आएंगे फाइल पर, आप यहाँ पर आएंगे, आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है तो नया प्रोजेक्ट, नई फाइल बनाना है तो नई फाइल, ओपन करना है प्रोजेक्ट तो आप ओपन करेंगे। मैंने बोला मुझे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है तो मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, मैं यहाँ पर आ गया, जावा, जावा FX, जावा वेब, तो मैंने यहाँ पे जावा ही लिखा, जावा एप्लीकेशन लिखा, और मैंने यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर दिया। अब आपने नेक्स्ट किया है तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्या फाइंडिंग फीचर्स है ना, एक्टिवेटिंग जावा एसी, है ना, जावा एसी बोले तो जावा स्टैंडर्ड एडिशन, ठीक है। और जावा डबल ई मतलब होता है इंटरप्राइज एडिशन,
है ना। तो अब अगर अपन बात करें तो ये देखो ये पूछ रहा है मुझसे प्रोजेक्ट का नाम, मुझे क्या नाम देना है, तो मैं यहाँ पर नाम दे सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, फाइल हैंडलिंग, राइट। अब ये लोकेशन क्या बता रहा है यहाँ पर, तो ये सी यूजर गौरव कोठारी डॉक्यूमेंट्स नेटबीन्स प्रोजेक्ट, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर नेटबीन्स प्रोजेक्ट करके एक फोल्डर क्रिएट करेगा और वहाँ पर ये फाइल हैंडलिंग नाम का एक प्रोजेक्ट एक फोल्डर क्रिएट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्रिएट मेन क्लास, तो मैंने इसको हटा दिया है, मैंने बोला कि मैं खुद अपने आप से अपनी क्लास को क्रिएट करूंगा, और मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया है, फिनिश। फिनिश करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, ये सोर्स पैकेज आ गया, ये लाइब्रेरीज ऐसे कुछ फोल्डर्स मिल गए आपको। आप सोर्स पैकेज पर आएंगे और यहाँ पर फिर आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, आप न्यू करेंगे, न्यू कर आप यहाँ पे करेंगे जावा क्लास। आपने जावा क्लास पे क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पे क्लास का नाम पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, माई क्लास, मैंने ऐसा लिखा, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, फिनिश। आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये आपको यहाँ पर ऐसा कुछ ओपन होते हुए देखने को मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्पेसिफिक आपका आईडी है, तो अब देखो मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर करा है PSVM, है ना, और मैंने करा है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, मैंने एंटर किया तो देखो ये पूरा लिखा हुआ आ गया। मैंने लिखा SOUT, कंट्रोल और स्पेस बार को प्रेस किया तो देखो ये पूरा लिखा हुआ आ गया, और मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, हेलो यूजर। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में यहाँ पर रन का ऑप्शन है, मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर क्या ऑप्शन दिख रहा है आपको, रन प्रोजेक्ट, है ना। आपने इसको क्लिक किया, माई क्लास, आपने यहाँ पे इसको ओके किया, ठीक है। अब ये देखो ये यहाँ पे रन हुआ, और यहाँ पर देखो ये आपको ऐसा कुछ हेलो यूजर यहाँ पे देखने को मिल गया। क्लियर है यहाँ तक। तो कुछ इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट यहाँ प्रोग्राम्स यहाँ पर चलते हैं, सारे प्रोग्राम्स आप बनाकर यहाँ पर चला सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्लास में अपने यहाँ पे जो भी करेंगे अपने सारे एग्जाम्पल्स इसी पर बनाएंगे, ठीक है। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसका कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।